हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो है नींव यानी फाउंडेशंस। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम चार चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है नींव की मृदाएं यानी नींव की मिट्टी। दूसरा है उथली नींव यानी जो सैलो फाउंडेशन होता है उसको। तीसरा जो है गहरी नींव जिसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। चौथा है मशीनों की नींव। ठीक है, इन चार चीज़ों को इन चैप्टर में पढ़ेंगे नींव के अंतर्गत। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नींव की मृदाएं, फाउंडेशन ऑफ सॉइल। तो देख लीजिए गाइस, आप इसमें संरचना, इस पृथ्वी पर दिखने वाली सभी अचल वस्तुएं किसी न किसी रूप में भूमि को अपना आधार बनाए हुए हैं। सिविल संरचनाएं भी भूमि पर खड़ी की जाती हैं। सामान्यतः संरचना का अधिक भाग भूमि तल के ऊपर बना रहता है, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं, और विशेष भाग को भूमि तल के नीचे बना होता है, निर्माण काल में ही दिख पड़ता है। संरचना का वह भाग जो भूमि तल के ऊपर होता है, अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर, जो भूमि तल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर जो होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके नीचे जो होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए, अधिसंरचना कहते हैं संरचना के उस भाग को जो भूमि तल से नीचे, यानी ये ग्राउंड भूमि तल है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे जो बना होता है उसे अधिसंरचना, उसे क्या कहते हैं, अधसंरचना कहते हैं। अधसंरचना यानी सुपर सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अथवा नींव कहते हैं। नींव का निचला भाग सदा और मृदा के संपर्क में रहता है, यानी सब स्ट्रक्चर हमेशा सॉइल के संपर्क में रहता है। नींव भवन का भार वहन करती है, यह तथ्य नहीं है। वास्तव में नींव अपने ऊपर आ रहे अधिसंरचना के भार को नीचे और मृदा पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है, और इसी दृष्टि से इसका विकल्पन किया जाता है। नींव की सफलता व दृढ़ता इस बात से परखी जाती है कि वह अपना यह दायित्व किस खूबी से निभाती है। ठीक है, अधिसंरचना की कमज़ोर पड़े घटकों, धरनों, स्तंभों, प्रास धरनों, लिंटनों आदि को अतिरिक्त प्रबलन इस्पात व कंक्रीट डालकर तथा मध्यवर्ती प्रस्तंभ खड़े करके सुगमता से सामर्थ्यवान व सुरक्षित बनाया जाता है। परंतु कमजोर व नीचे को धंसती नींव को सुरक्षित बनाना एक कठिन, जोखिम भरा व समय लेवा कार्य है। ठीक है, ये है हमारे फाउंडेशन के बारे में बताया गया, नींव के बारे में। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको आप रीड कर लीजिए। इसमें सॉइल और फाउंडेशन के बारे में बताया गया है, अच्छे से रीड कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नींव पर पड़ने वाले भार होते हैं वो कितने होते हैं। 3 भार पड़ते हैं। पहला चल भार है जिसे लाइव लोड कहते हैं, दूसरा अचल भार है जिसे डेड लोड कहते हैं, और तीसरा वायु भार। मुख्य रूप से यही 3 भार हमारे नींव पर पड़ते हैं। ठीक है, विंड लोड जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये आपके अचल भार यानी डेड लोड के बारे में बताया गया है, और ये आपके विंड लोड के बारे में बताया गया है। हवा का जो भार होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्थल निरीक्षण तथा भू अन्वेषण। देखिए, साइट पर काम करने से पहले हम स्थल का निरीक्षण करते हैं और अन्वेषण करते हैं धरती का। तो वही चीज़ बताया गया है। 4 विधियां हैं अन्वेषण करने की और निरीक्षण करने की। पहला है जांच गड्ढे द्वारा, छड़ वेदन द्वारा, बर्मा वेदन द्वारा, गहरा वेदन द्वारा। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो हम सॉइल की जांच और निरीक्षण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए, ये हमारी सॉइल है, पृथ्वी है। इसमें जो है सबसे ऊपर सिल्ट बताया गया है, क्ले बताया गया है, सैंड बताया गया, सॉइल। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए वीडियो रोक करके। देखिए, इसमें बर्मा वेदन के बारे में बताया गया, धावन वेदन के बारे में बताया गया। अच्छे से इसको वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिए। गहरा वेदन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब सॉइल यानी मृदाओं के बारे में कुछ बताया गया है चीज़ें।
जैसे ग्रेबल, बालू, सिल्ट, मृत्तिका, मटियार, पीट, कड़दार, कार्बनिक मृदा, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि आप मृदा की भार धारण क्षमता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये प्लेट लोड टेस्ट के बारे में बताया गया है, कैसे आप प्लेट लोड टेस्ट से मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। चित्र दिखाया गया है बाकायदे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कमज़ोर मृदा की भार धारण क्षमता सुधारने की विधियाँ कौन कौन सी है। ये सारी विधियाँ हैं जो कमज़ोर नींव होती है उनकी धारण क्षमता क्या होती है कि लोड लेने की क्षमता, मिट्टी की लोड लेने की क्षमता को धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, सुधारने की ये विधियाँ, पहला गहरी नींव डालकर, कुटाई द्वारा, क्षेत्रफल बढ़ाकर, उत्तम जल निकासी द्वारा। ये सब मिट्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मिट्टी की धारण क्षमता इन सारी विधियों से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है नींव के उद्देश्य अथवा प्रकार। ठीक है, नींव के उद्देश्य क्या है, नींव क्यों डाली जाती है, उसके उद्देश्य। पहला है भार का समुचित वितरण, दूसरा है समतल ठोस आधार, तीसरा है अधसंरचना को संभालना और चौथा है असम निस्दन रोकना, पांचवा है स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, अब है उत्तम नींव की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। गुरुत्व केंद्र जो है रहे, भार अंतरण में रहे, निर्माण व्यय, अतिरिक्त भार को प्रभाव से सुरक्षित, ये सारे पॉइंट्स हैं उत्तम नींव की आवश्यकताओं के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नींव के धंसने के कारण तथा उनकी रोकथाम। अगर नींव धंसती है तो उसके कौन कौन से कारण है, उसकी रोकथाम कैसे करेंगे। देखिए, अवमृदा की धारण क्षमता से अधिक भार आना पहला, दूसरा नींव के नीचे की भूमि का असम व अवस्थापन हो जाना, तीसरा चिनाई का अवस्थापन होना, चौथा नींव के नीचे की मृदा की नमी ग्रहण करना। ये सारे कारण हैं नींव के धंसने के। पार्श्व दाब से नीचे का झुकना तथा नींव का विफल होना, नींव के नीचे से अवमृदा भूमि का खिसक जाना, ये सारे कारण हैं। वर्षा के पानी का नींव में घुस जाना, पेड़ झाड़ियों की जड़ों का नींव में घुस जाना, संरचनाओं के असम अवस्थापन को रोकने के उपाय। जो संरचनाएं एक तरफ झुक जाती है उनके बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अब बात करते हैं नींव की किस्में। जैसा कि हमने ऊपर ही आपको बताया था, नींव दो प्रकार की होती है, एक उथली नींव, दूसरा गहरी नींव। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उथली नींव के बारे में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, खसकेदार या फैलाव पाद नींव, स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली नींव आना चाहिए, ये वाली नींव आप इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी उथली नींव के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रिलेज या जालदार नींव। ठीक है, उसके बाद संयुक्त पाद नींव, सतत पाद नींव, पटरा या राफ्ट नींव, पैड़ीदार या बैच नींव, प्रास या पाद नींव, उल्टी डाट नींव, ये सारी नींव है, उथली नींव है कौन सी। और गहरी नींव की बात करें तो स्थूला पाइल नींव, कूप नींव, कैसी नींव, इन तीनों हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम उथली नींव के बारे में बात कर लेते हैं। तो खसके या फैलाव पाद नींव, पहला है स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन, ये आप पढ़ लीजिएगा, स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद दीवार की खसके की नींव। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। ठीक है, स्तंभ की खसके की नींव क्या होती है। ये खसकेदार नींव आपके सामने दिख रही है, इसको आप रोक कर वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्तंभों के लिए फैलाव नींव है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आजकल ज़्यादा यूज की जाती है, इधर वाली नींव जो है 90% आजकल बिल्डिंगों में यही यूज की जाती है। 90% जब आप साइट पे जाओगे तो आप यही वाला फाउंडेशन देखोगे हर जगह। उसके बाद खसकेदार नींव का विकल्पन। उसके बाद आप देख लीजिए ये गिरलेज नींव के बारे में, गिरलेज या जालदार नींव के बारे में बताया गया है। ठीक है, कास्ट की ग्रिलेज नींव। ठीक है, ये कास्ट की लकड़ी के जो ग्रिलेज नींव होती है, जो हमारे ताजमहल में यूज की गई है, वो लकड़ी की ही है। उसके बाद इस्पात की ग्रिलेज नींव ये है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त पाद नींव जो है, संयुक्त पाद नींव, कंबाइंड फुटिंग, आजकल बिल्डिंगों में ये भी बहुत यूज की जाती है, कंपाउंड मजबूती ज़्यादा आती है इससे। उसके बाद आप देख लीजिए सतत पाद नींव है, ये भी यूज की जाती है, पटरा या राफ्ट नींव,
देख लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो रोक करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पायडीदार या बैच न्यू, प्रास पाद न्यू। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये उल्टी या डाट न्यू। ठीक है, ये हमारी उथली न्यू हो गया। गाइड मैं एक एक शब्द को आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर एक एक शब्द समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी जो आप सब नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक है, टोटली थ्योरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गहरी नींव यानी डीप फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, देखिए जैसा ऊपर बताया गया है कि नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है, गहरी नींव कहलाती है। गहरी नींव कब कहलाएगी? जब इसकी गहराई चौड़ाई से अधिक होती है, गहरी नींव कहलाएगी। स्थूला या पाइल नींव। पाइल नींव इसमें जैसा कि हमने बताया था 3 नींव, एक पाइल नींव, एक कूप नींव और एक कैसून नींव, 3 नींव होती है। तो सबसे पहले पाइल नींव की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए पाइल नींव बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। स्थूला या पाइल नींव, यही पाइल नींव है गाइस। ठीक है, देखिए गाइस, पाइल नींव की आवश्यकता कब, क्यों पाइल नींव प्रयोग की जाती है? कमज़ोर मृदा में पाइल नींव यूज की जाती है। संकेंद्रित भार वहन करने के लिए, जटिल संरचना पर, जलग्रस्त भूमि में अस्थिर भूजल स्तर को पाने के लिए, सीबर नहर की निकटता, भराव की भूमि, काली कपास मृदा, इन कंडीशन में जो है ये पाइल नींव यूज की जाती है। काफ़ी गहरी होती है गाइस ये नींव। पाइल नींव के घटक ये आपके सामने दी गई है। पहला होता है पाइल, दूसरा टोपी, तीसरा स्तंभ। पाइलों का वर्गीकरण दिया गया है, कितने भागों में पाइलें बांटी गई हैं। धारक पाइल, घर्षण पाइल, ढालू या प्रवण पाइल, चादरी पाइल, संघनन पाइल, निर्देशक पाइल। मटेरियल के अनुसार पाइलों की किस्में, कास्ट पाइल, कंक्रीट पाइल, इस्पातीय पाइल, बालू पाइल, संग्रथित पाइल, चादरी पाइल, ये सब पाइल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले धारक पाइल यानी वियरिंग पाइल। जैसे ये हमारी जो मिट्टी आपको दिख रही है, ये वाली मिट्टी दलदली मिट्टी है, ये वाली लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, गहराई। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसमें सरिया डाल देते हैं, उसके बाद उसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। उसके ऊपर हम अपनी नींव डालते हैं। ठीक है, ये जो खसकेदार नींव है उसके ऊपर डालते हैं। तो यही हमारी धारक पाइल कहलाती है, बियरिंग पाइल कहलाती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चादरी पाइलें क्या होती है ये आप देख लीजिए। चादरी पाइलें क्या होती है? ढालू या प्रबल पाइलें क्या होती हैं? संघनन पाइलें क्या होती हैं? निर्देशक पाइलें क्या होती हैं? ठीक है, कास्ट निर्माण मटेरियल के अनुसार पाइल क्या होती है? कास्ट पाइलें क्या होती हैं? कास्ट यानी लकड़ी की पाइलें क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। देख लीजिए इनका उपयोग क्या होता है, पाइल शीर्ष या पादात्र क्या होता है, इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, ये कास्ट पाइल ये सब बताया गया है। कास्ट पाइल के गुण और दोष बताए गए हैं। फील्ड कास्ट पाइल ये दिख रहा है आपको गाइस। कंक्रीट की पाइल बताया गया है, गुण दोष बताया गया है कंक्रीट के। ठीक है, प्री कास्ट पाइल पहले से जो कास्ट की हुई होती है, जो साइड पर कास्ट की जाती है वो पाइल। पूर्व निर्मित कंक्रीट पाइल बताई गई है। सब पाइल के बारे में बताया गया है। ठीक है गाइस, इसके गुण और दोष बताए गए हैं गाइस। तत्स्थानिक कंक्रीट पाइल के बारे में बताया गया है। जो साइड पर पाइलें बनती हैं उनके बारे में बताया गया। वो कितने प्रकार की होती है? सिंप्लेक्स पाइल और फ्रेंके पाइल, वाइब्रो पाइल, रेमोंडो पाइल, मैक आर्थर पेडिस्टल पाइल, अंतर निर्बाधित अंडर रिम पाइल। ठीक है, ये पाइल आप देख लीजिएगा, ये साइड पर यूज की जाती है। ये हमारी वाइब्रो पाइल है, रेमोंडो पाइल है, मैक आर्थर पेडिस्टल पाइल है। ठीक है, तो स्थानिक पाइलें जो होती हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तत्स्थानिक पाइलों के गुण और दोष क्या क्या होते हैं ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, इस्पाती पाइलें क्या होती है, स्टील पाइल क्या होती है, इसके बारे में दिखाया गया है इसमें क्लियरली। यच गर्डर की पाइल क्या होती है इसके बारे में दिखाया गया है। बॉक्स पाइल क्या होती है इसके बारे में। पेच स्क्रू पाइल क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं पाइल को गाड़ना। पाइल को कितने विधियों से गाड़ा जाता है? 4 विधियां हैं। पाती घन द्वारा, भाप द्वारा, पानी के जेट द्वारा, बेधन द्वारा।
इन 4 विधियों से हम पाइल को गाड़ते हैं। पढ़ लीजिएगा अच्छे से इनको। ये देख लीजिए, पहला है पाती घन द्वारा कैसे हम पाइल को गाड़ते हैं। पाइल के पदार्थ द्वारा कैसे गाड़ते हैं, ये देखिए इसमें दिया गया है। पानी के जेट द्वारा पाइल को गाड़ते कैसे हैं। ठीक है, पाइल समूह तथा पाइलों की आपसी दूरी कितना होना चाहिए ये बताया गया है। देखिए अभी इसमें एक पॉइंट आया था, पाइल समूह तथा पाइलों की आपसी दूरी। देखिए जो हमारा ट्विन टावर है नोएडा में, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, वो क्यों गिराई गई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 पाइलों की आपस की दूरी जो है वो IS कोड के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए वो गिरा दी गई, ट्विन टावर नोएडा का। ठीक है गाइज। पाइलों की भार वहन क्षमता, तो गाइज हमारा जो है वो पाइल नींव हो गई। अब हम कूप नींव के बारे में बात कर लेते हैं। कुआं नींव, ये अधिकतर पानी जहाँ होता है वहाँ पे बनाया जाता है कुआं नींव। ये देख लीजिए इनका प्रयोग क्या है। कुआं नींव का निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण स्थल से पानी हटाया कैसे जाता है, कुआं का चक्का कैसे डाला जाता है, कुएं की स्टीनिंग या गोले कैसे का निर्माण कैसे किया जाता है, कुएं को धंसाया कैसे जाता है, ये देख लीजिए इसमें। कुएं को सील करना, बालू भरना कैसे, कुएं की टोपी कैसे लगाई, कुएं का आकार कैसा होता है। ठीक है, कुआं धंसाते समय सावधानियां कौन कौन सी रखनी पड़ती हैं, कैसून या कोठी नींव कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए। अब तीसरा हमारा था कैसून नींव के प्रकार कौन कौन से हैं। 3 प्रकार हैं, खुला कैसून, बंद कैसून, वातीय कैसून। ठीक है, ये कैसून नींव है हमारी, वातीय कैसून। भराव वाली भूमि पर नींव का निर्माण, ये काली कपास में मृदा नींव का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि काली मिट्टी में सिविल इंजीनियर के लिए भवन का निर्माण करना बहुत ही दिक्कत भरी काम होता है। ऐसा इसलिए बॉम्बे वगैरह में सारी काली मिट्टियाँ हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जब पानी सूख जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है, और जब पानी पड़ जाता है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए काली मिट्टी में भवन बनाते समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसको आप पढ़ लीजिए, काली मृदा में नींव निर्माण के लिए आवश्यक सावधानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी सावधानियां अगर आप रखते हैं तो काली मिट्टी में आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। पुराने भवनों के निकट नया नींव कार्य, जो पुराने भवनों हैं उनके निकट नया निर्माण कार्य कैसे करें, उसके बारे में बताया गया है। आप इसको अच्छे से रोक करके रीड कर लीजिए। नींव की खाइयों से जल निष्कासन या विजलन, जो हमारी नींव होती है उसके आसपास जो पानी भर जाता है उसका निष्कासन उसको कैसे निकालते हैं, वो है सबसे पहला पंपिंग द्वारा निकाल सकते हैं, खाई के पास में नालियाँ बनाकर निकाल सकते हैं, कूप बिंदु प्रणाली द्वारा निकाल सकते हैं, स्थल के चारों ओर गड्ढे खोद कर निकाल सकते हैं। ये सारी क्रियाएँ हिमीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। इन विधियों से हम खाई के पानी को निकाल सकते हैं, कूप बिंदु प्रणाली द्वारा भी। ठीक है, इसको आप अच्छे से रोक करके रीड कर लीजिए। अब हमारा लास्ट और चौथा टॉपिक बचता है जो मशीनों की नींव है। देखिए मशीन की नींव, जैसे फैक्ट्रियों में हमें मशीन का नींव बनाना पड़ता है, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो, और एक सिविल इंजीनियर को कंक्रीट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम करना पड़ता है। तो अगर आपको मशीन की नींव बनाना है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या सावधानी रखें, उसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया, इसको पढ़ लीजिए। जैसे बताया गया है कि कर्मशालाओं और फैक्ट्रियों में मशीनों को उपयुक्त आधार पर स्थापित करना होता है, देख लीजिए, ताकि इनमें कंपन को कम किया जा सके। देख लीजिए, ये सब काम आप ही के हैं, आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मशीन के प्रकार तथा उनके लिए उपयुक्त नींव, हल्की मशीनें होती हैं, भारी मशीनें होती हैं, कंपनशील मशीनें होती हैं। तीनों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, तीनों की नींव जिससे हम बना सकें और कभी फेल ना हो और हम एक अच्छे इंजीनियर बन सकें। ठीक है, ये कंपनशील मशीनों के बारे में बताया गया है। नींव के बोल्ट के बारे में बताया गया है, रैग बोल्ट, ट्यूब स्टेट बोल्ट, आई बोल्ट, ल्यूइस बोल्ट, वर्गाकार शीर्ष बोल्ट, ये सारे बोल्ट हैं नींव के। अब इसमें मशीनों को स्थापित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें बिल्कुल आप इसको रीड कर सकते हैं आराम से, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। कंपनों को विलय करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं,
ठीक है। ये आप कंपन को इस तरीके से विलय कर सकते हैं। कंपनों को विलय करने के पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, फेल्ट हो गया, लकड़ी का बुरादा, बालू की परत, ये सारी चीज़ें हैं। पीवीसी हो गई, डेस्पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं कंपनों को विलय करने के पदार्थ। अब न्यू की निशानदेही कैसे करते हैं ये भी आप इसमें दिखाया गया, आप देख लीजिए। फीता, गैती, हथौड़ा, खूटियाँ, मेसन, गुनिया, डोरी, कील, चूना, ये सारी लेबल यंत्र, थियोडोलाइट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी अलाइनमेंट आप कर पाएंगे, लेआउट तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये लेआउट के बारे में बताया गया है। जो हम अपने ड्राइंग को जो पृथ्वी पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसका लेआउट बताया गया है। अब नींव की खुदाई कैसे करते हैं, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, खुदाई कार्य के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। खुदाई करने के जो छोटे मोटे यंत्र हैं, बेलचा, फावड़ा, गैती, दुरमुट, टोकरी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। डोरी, ठीक है, हथौड़ा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई, इसको देख लीजिए। उसके बाद खाई रहित निर्माण। खाई रहित जो निर्माण होता है उसके लाभ क्या क्या हैं ये दिखाया गया है, इसमें पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, छिद्रण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे उसमें छेद किया जाता है, बोरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और खाई रहित मशीनें कौन कौन सी हैं इनके बारे में बताया गया। इस प्रकार से हमारा जो चौथा चैप्टर था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसको हमने एंड कर दिया। देखिए गाइस, मेहनत आपको करना है, कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आप मेहनत कीजिए और अपने आगे आने वाली लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 5वें चैप्टर के बारे में, जो है सीलन रोधन तथा दीमक उपचार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5वां चैप्टर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, सिविल इंजीनियर 3rd सेमेस्टर वाले, ये सब को रीड करना है, इसी के बारे में कल हम बात करेंगे। और तब तक अगर हमारा यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।